नमस्कार साथियों। सीटेट जनवरी 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को होना है। इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी साथियों को, व्यूअर्स को टीम अभ्यास क्लासेस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण हिंदी का निचोड़। ये जो मॉक टेस्ट है इसमें टॉप 30 MCQ हैं। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपके अच्छे स्कोर करने के लिए, आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? तो सही नहीं है, जहाँ पर भी नहीं हो सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लेंगे पेपर में भी। ऑप्शन 1 है पढ़ना अर्थ बना रहा है। दूसरा है भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3 है भाषा सीखने में समय लगता है। ऑप्शन 4 भाषा सीखने के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर सबसे लो इफेक्ट वाला आपको देखना हो तो समझ जाइए वहाँ पर व्याकरणिक नियम काम नहीं करते हैं, यानी व्याकरणिक नियम जो हैं सबसे महत्वपूर्ण नहीं है भाषा सीखने के लिए। बाकी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पढ़ना यानी अर्थ के साथ पढ़ना, सीखने में टाइम तो लगता है, और तीसरी चीज़ है संदर्भ के की आवश्यकता भी होती है, यानी रेफरेंस भी चाहिए होता है। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 2, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को जोड़ियों में व्यवस्थित करती है, यानी पेयर लर्निंग जिसको कहते हैं, और उन्हें 2 अनुच्छेदों का पाठ देती है। जोड़ी में एक शिक्षार्थी दूसरे को पाठ पढ़ाता है और साथ ही श्रुतलेख लेता है, यानी एक श्रुतलेख लेता है और दूसरा क्या है, उस चैप्टर को पढ़ा रहा है। फिर प्रक्रिया उलट जाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पहला डिक्टेशन चल रहा है, दूसरा रचना श्रुतलेख, तीसरा जिग्सा डिक्टेशन, चौथा आंशिक श्रुतलेख। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, रचना श्रुतलेख। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। पहला बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। प्रश्न नंबर 4 है भाषा अधिगम के बुनियादी वर्षों के दौरान तुकबंदी और शिशु गीतों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तुकबंदी का मतलब एक तरह से राइमिंग जो होती हैं, राइमिंग पोएम्स होती हैं उनसे है, और शिशु गीत तो आपको जानते ही हो आप, बाल गीत जिनको कहते हैं। जो जिसमें ऑप्शंस है व्याकरण सिखाने के लिए, आनंद और खुशी के लिए, भाषा निवेश के लिए, कल्पनाशीलता के अभ्यास के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्याकरण के नियमों को सिखाना या व्याकरण को सिखाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, वो सबसे लो इफेक्ट वाला ऑप्शन बनेगा। इसीलिए जो चूँकि नहीं पूछा है तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, व्याकरण सिखाने के लिए, यानी इसके लिए हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ हम किस लिए यूज कर रहे हैं इन चीज़ों का? आनंद और खुशी के लिए, भाषा निवेश के लिए, कल्पनाशीलता के अभ्यास के लिए। प्रश्न नंबर 5 है मीता ने सभी बच्चों को एक लेख दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह खाली स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, क्लोज परीक्षण। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्लोज परीक्षण। प्रश्न नंबर 6 है प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पठन कौशल विकसित करना, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, लेखन कौशल में सुधार करना, व्याकरण नियमों पर ध्यान केंद्रित करना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, प्रमुख उद्देश्य यही है। प्रश्न नंबर 7 है निम्न प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों में हिंदी भाषा के प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है? कठिन व्याकरण अभ्यास, संगीत के गीतों की हिफाजत, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र, शब्दावली को रट लेना। देखो कठिन अभ्यास ये भी नहीं होगा, व्याकरण अभ्यास संगीत के गीतों की हिफाजत करने से नहीं होगा, शब्दावली को सिर्फ रटने से भी काम नहीं चलेगा। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र। प्रश्न नंबर 8 है हिंदी भाषा शिक्षण में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है? पठन समझ, शिक्षा विधि, शब्दावली विकास, व्याकरण प्रशिक्षण। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा विधि। प्रश्न नंबर 9 है हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार से कारगर है?
भाषा विकास को बाधित करता है, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त है, यह यंत्रों पर अधीनता में ले जाता है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस इसमें तीन है। भाषा विकास को बाधित करता है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त है, ये भी नेगेटिव है। यह यंत्रों पर अधीनता में ले जाता है, ये भी मतलब नेगेटिव। हमें देखना था पॉजिटिव वाला, तो सही हो गया ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने कौशल का, यहाँ पे कौन सा कौशल पूछा है, बोलने कौशल का, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? लिखित परीक्षण, मौखिक प्रस्तुतियाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न, होमवर्क असाइन करना। लिखित होगा नहीं क्योंकि बोलना कौशल है। क्या सही आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी, मौखिक प्रस्तुतियाँ, क्योंकि बोलने से यही रिलेटेड हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है? केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का उपयोग करे, केवल व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करे, विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करे, छात्रों से उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोके। तो प्रश्न नंबर 11 में देखो, छात्रों से उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोके, ये भी नहीं होगा। केवल पारंपरिक शिक्षा विधि से भी नहीं होगा, केवल व्याकरण से भी काम नहीं चलेगा। मेन क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करे। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि को अनदेखा करे और स्तरित गति पर शिक्षा करे, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियों को प्रदान करें, छात्रों को केवल उनकी भाषा क्षमताओं के आधार पर समृद्धि दे, केवल उच्च प्रवीणता वाले छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे। अब इस चीज़ में यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है कि यहाँ प्रवीणता शब्द आ गया है तो ऑप्शन नंबर डी लगा दें कि उच्च प्रवीणता, लेकिन नहीं, ये बहुत ही नैरो सोच है कि केवल उच्च प्रवीणता। केवल शब्द जो होता है एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस का काम करता है सीटेट में, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पहला है अंतर्दृष्टि को अनदेखा करे, अनदेखा भी नहीं करेंगे किसी चीज़ को, तो ये भी गलत होगा। बचते हैं दो, यानी बी और सी। अब सी में देखोगे आप, छात्रों को केवल, इसमें भी केवल वर्ड आ गए तो ये भी गया, तो कौन सा बचा फिर? व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियों प्रदान करें। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ट्रिक से भी आप सीटेट एग्जाम में अपने जो है हिंदी पेडागोजी और भी जो भी एग्जाम मतलब पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षार्थियों में कक्षा में लक्षित भाषा में बोलने के लिए आत्मविश्वास की कमी होती है जहां बातचीत की मुख्य भाषा स्थानीय भाषा है। इस चुनौती से मुकाबला किया जा सकता है। पहला, छात्रों को व्याकरण की त्रुटियों के बावजूद जो कुछ भी वे कर सकते हैं उसके बारे में बोलने की अनुमति देना, उनकी शब्दावली को बढ़ाना और धीरे धीरे सुधार करना। दूसरा, छात्रों को प्रेरणा के रूप में अंग्रेजी फिल्में देखने की अनुमति देना, व्याकरण संबंधी त्रुटियों के नियमित सुधार के साथ उपयोगी वाक्य और शब्दावली से युक्त एक ड्रिल का अभ्यास कराना, व्याकरण संबंधी त्रुटियों के बावजूद केवल लक्षित भाषा का उपयोग करने वाले छात्रों पर जोर देना, उनके प्रदर्शन पर नियमित प्रतिक्रिया के साथ उनकी शब्दावली में वृद्धि करना, उन्हें धीरे धीरे बोलने और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने का निर्देश देना, उपयोगी शब्दों की सूची के साथ उनकी शब्दावली को बढ़ाना। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को व्याकरण की त्रुटियों के बावजूद जो कुछ भी वे कर सकते हैं उनके बारे में बोलने की अनुमति देना, उनकी शब्दावली को बढ़ाना और धीरे धीरे सुधार करना। सीधी सी बात है, अगर आप व्याकरण के नियमों के आधार पर उनको बार बार टोकेंगे तो बच्चे का आत्मविश्वास और कम हो जाएगा और वो गलती की वजह से अपनी बात को सही से नहीं कहेगा। तो गलती हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है? यानी भाषाई खेल या भाषा खेल शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए, रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए, सीखने को एक रूप बनाए रखने के लिए, याद करने की क्षमता की जांच करने के लिए। तो याद करने की क्षमता की जांच ये भी गलत हो गया, सीखने को एक रूप नहीं बनाना है ये भी गलत, शिक्षा को भी एक रूप नहीं बनाना है। तो शिक्षा में क्या लाना है? हमें रचनात्मकता लानी है और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है 15 का। प्रश्न नंबर 16, कक्षा 7 की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को घर से
कम से कम 2 या 3 वस्तुएं लाने के लिए कहती है और उन्हें अपने आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए कहती है। जब वह उनसे कम से कम 10 वाक्यों में अपने हाथों की वस्तुओं का वर्णन करने के लिए कहती है। भाषा शिक्षण अधिगम सामग्री में वस्तुओं को यानी ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है जो बिल्कुल ही मतलब रियल रूप में हो, उनको क्या कहा जाएगा? शिक्षक सामग्री, भाषा सीखने के लिए इनपुट, वास्तविकता, घर की वस्तुएं। तो सही आंसर हो गया वास्तविकता यानी वास्तविक वस्तुएं। प्रश्न नंबर 17, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? इसे भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। इसे विवाद से बचाने के लिए नज़रअंदाज करें। इसे केवल उच्च शिक्षा में ही लागू किया जाता है। देखो, अनुपयुक्त माना जाता है, ये भी गलत है। विवाद से बचने के लिए नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते यानी इग्नोर भी नहीं कर सकते, और केवल उच्च शिक्षा, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है? पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों का सख्त पालन करें। केवल तथ्यात्मक और सीधे सीधे लेखन को अनुमति दें। विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें। वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करने की प्रेरणा ना दें। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें। प्रश्न नंबर 19, अमन का भाषाई विकास अच्छे प्रकार से हो सकता है। इसके लिए उसके घर में नियम बनाया गया कि घर के सभी सदस्य आपस में एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। यह नियम भाषाई विकास की आंशिक रूप से अवहेलना करता है। ऑप्शन 2 है भाषाई विकास के सिद्धांतों का आंशिक रूप से अनुसरण करता है। अगला है भाषाई विकास के सिद्धांतों की पूर्णतया अवहेलना करता है। चौथा, भाषाई विकास के सिद्धांतों का पूर्णतया अनुसरण करता है। तो अब देखिए, सीधी सी बात है कि एक दायरा निश्चित कर रहे हैं आप भाषाओं का, जबकि हमें विभिन्न भाषाओं को सीखना चाहिए। इसलिए प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषाई विकास के सिद्धांतों की पूर्णतः अवहेलना करता है। प्रश्न नंबर 20 है, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक मूल्यांकन का क्या महत्व है? ऑप्शंस हैं, इससे समग्र भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन होता है। यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इसमें समग्र मूल्यांकन को पूरी तरह से बदल देता है। इसमें केवल हफ्ते की क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। तो प्रश्न नंबर 20 में जो है आपको समझ में आना चाहिए, यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 21, हिंदी भाषा पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है? समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर रखें। ये तो पहले ही से ही नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये यहीं पे गलत हो गया। पाठ में त्योहार, परंपराएं और रीतियों को शामिल करें। सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग सिखाएं, ये भी गलत है। केवल व्याकरण और शब्दावली पर ध्यान दें, तो ये भी गलत हो गया, यानी 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें पाठों में त्योहार, परंपराएं और रीतियों को शामिल करें, ये 3 गलत हैं, ए, सी और डी। प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का क्या महत्व है? इनका आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता उनका आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता नहीं है। वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं। वे छात्रों के लिए भाषा सीख को कठिन बनाते हैं। वे केवल उन्नत छात्रों के लिए उपयुक्त हैं। देखो, प्रासंगिकता नहीं, ये यहीं पे गलत हो गया। भाषा सीखने को कठिन बनाते, ये भी गलत है। केवल उन्नत छात्र हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, हिंदी भाषा कक्षा में सहयोगी सीखने को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? पहला है, अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह गतिविधियों को नकारात्मक बनाए रखें।
दूसरा है बेहतर नियंत्रण के लिए केवल व्यक्तिगत कार्यों को सौंपना। तीसरा, समूह परियोजना और चर्चाओं का आयोजन करें। चौथा है समय बचाने के लिए इंटरएक्टिव सत्रों से बचें। तो प्रश्न नंबर 23 का पॉजिटिव आंसर है जो है ऑप्शन नंबर 3, समूह परियोजनाएं और चर्चाओं का आयोजन करें। इसी से बच्चे जो है समूह में काम करने की उनकी एक आदत पड़ेगी और एक दूसरे के विचारों से भी परिचित होंगे। प्रश्न नंबर 24 है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे सबसे पहले लेखन कौशल। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने अनुभवों को लिखना। प्रश्न नंबर 25, अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले शिक्षार्थी का ऐसे विद्यालय में प्रवेश हुआ जहां का माध्यम यानी पढ़ाई की भाषा राज्य की भाषा है। इस प्रकार की विद्यालयी शिक्षा को क्या कहेंगे। निमज्जन शिक्षा, द्विभाषी शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निमज्जन भाषा। निमज्जन शिक्षा है, निमज्जन प्रक्रिया जो होती है इसमें जो है जो आपकी भाषा है वो अलग होगी। जहां आप पढ़ रहे हैं जिस भाषा को, आप नई भाषा वहां मिलेगी सीखने के लिए। प्रश्न नंबर 26, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चों को सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के माध्यम से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। तो प्रश्न नंबर 26 का यही सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। प्रश्न नंबर 27 है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो प्रश्न नंबर 27 में आपको प्रतिकूल यानी अपोजिट देखना था, तो सबसे नेगेटिव वही हो गया, व्याकरण के नियम सिखाना। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 28 है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को महत्व देंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली बात समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। प्रश्न नंबर 29, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पर। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, तार्किक संबंध होता, वैश्विक संबंध होता है, एक निश्चित संबंध होता है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, कोई निश्चित या सहजात संबंध भाषा और लिपि का नहीं होता है, क्योंकि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। और कहा जाता है कि भाषा एक तरह से अस्थायी होती है, बदलती जाती है, लेकिन लिपि जो है स्थायी होती है। जैसे हमारी देवनागरी लिपि है जिसमें हम लिखने का तरीका जो क्या है, लेफ़्ट टू राइट, यानी किसी भाषा को लिखने का जो तरीका है वो कहलाती है लिपि, और बोलने का जो तरीका है वो तो भाषा है ही। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।